दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 31 दिसंबर है, यानी कि साल का ये अंतिम दिन है। और सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष आपके वो सारे सपने सच होंगे जो कि अब तक आपने देखे हैं और उन्हें बस इसी साल आपको पूरा कर लेना है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं आज यानी कि 31 दिसंबर का दैनिक रोजगार समाचार। ये इस साल का आखिरी रोजगार समाचार है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि जो पहली खबर है वो क्या है। देखो यहाँ पर ना यूपीपीएससी नए साल 2025 में 2025 का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसको जारी करने की तैयारी कर चुका है। अब यहाँ पर मुख्य बात ये है कि कुछ बड़ी परीक्षाएं क्या इस कैलेंडर में शामिल होंगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आरओ के बारे में अभी तक कमेटी का कोई निर्णय उसको जो है बिल्कुल पब्लिक नहीं किया गया है, सार्वजनिक नहीं किया गया है। और अब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि आरओ की जो परीक्षा है वो भी 1 डे 1 शिफ्ट में ही होनी चाहिए और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो भी डिक्लेयर कर देना चाहिए। हालांकि दोनों ही काम अभी नहीं हुए हैं, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है और अभी ये तय नहीं है कि आरओ की जो परीक्षा होगी वो 1 डे 1 शिफ्ट में होगी या फिर जैसे कि पहले घोषणा हुई थी 2 दिनों में। फिलहाल अभी आयोग ने इसके बारे में कुछ कहा नहीं है, लेकिन अभ्यर्थियों की जो व्यग्रता है वो बढ़ रही है। साथ ही साथ ये भी है कि अगर नया कैलेंडर जारी होता है तो उसमें इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए जो एग्ज़ाम डेट है वो डिक्लेयर किया जाएगा, इसकी 100% यहाँ पर उम्मीद है। साथ ही साथ कुछ अध्याचन जो कि काफ़ी लंबे समय से आयोग के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसमें देखा जाए तो LT ग्रेड का अध्याचन है, GIC प्रवक्ता का अध्याचन है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का अध्याचन है और खंड शिक्षा अधिकारी का। तो इन भर्तियों के लिए भी एग्ज़ाम डेट का उल्लेख क्या नए कैलेंडर में होगा, क्योंकि पिछली बार कैलेंडर में परीक्षा तिथियों के बारे में तो कुछ नहीं लिखा गया था। हाँ, इन परीक्षाओं का जिक्र जरूर किया गया था कि जब अध्याचन मिल जाएगा तो परीक्षा तिथियों की घोषणा बाद में जो आरक्षित तिथियां थी उस पर की जाएगी। फिलहाल 2024 लगभग पूरा खाली गया है, यहाँ तक कि कुछ बड़ी परीक्षाएं भी नहीं हो पाई। लेकिन अब यहाँ 2025 में उम्मीद की जा रही है कि ये सारी परीक्षाएं और इनकी जो तिथियां होंगी वो नए कैलेंडर में शामिल होंगी और परीक्षाएं अपने समय पर हो पाएंगी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि यूपीपीएससी की परीक्षा बिल्कुल सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी है। तो उम्मीद है कि आगे जो भी परीक्षाएं होंगी इसी प्रकार से पूरी शुचिता पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएंगी। साथ ही साथ कुछ और भी परीक्षाएं हैं, जैसे देखा जाए तो कुल सचिव के लिए कुल 38 पदों पर भर्ती के लिए जो आवेदन मांगे गए थे, तो आवेदन की प्रक्रिया काफ़ी पहले पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। वहीं पर सहायक अभियंता के बारे में जो कि 604 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अलावा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी के 5 डोमेनों में 41 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। और भी कई सारी भर्तियाँ हैं जिसका वेट जो है अभ्यर्थी कर रहे हैं। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि इस साल ये सारी भर्तियां आपको, इनकी जो परीक्षाएं हैं वो आपको देने को मिलेंगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे यूपी TGT PGT एग्ज़ाम डेट के बारे में। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि परीक्षा तिथियों के लिए ऑफिशियल डिक्लेरेशन जल्द से जल्द आना चाहिए। हालांकि जानकारी मिल रही है कि 4 जनवरी को परीक्षा कराने के बारे में और नई भर्तियों पर आयोग ने एक बैठक बुलाई है और इसमें कई बड़े अधिकारी भी शामिल रहेंगे। तो यहाँ पर हो सकता है कि 4 तारीख या उसके बाद यानी कि 4 जनवरी के बाद कभी भी ऑफिशियल नोटिस, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का आया था, उसी प्रकार से घोषणा आयोग कर देगा TGT PGT एग्ज़ाम डेट के बारे में। फिलहाल फ्रेंड्स, इस बात की पूरी उम्मीद है और मैं भी पूरी तरह से आश्वस्त लग रहा हूँ कि इसके पहले जो न्यूज़पेपर मीडिया में जो खबरें आई थी कि TGT PGT एग्ज़ाम जो होगा ये परीक्षा नियत समय पर करवाई जाएगी और ये परीक्षा अप्रैल के महीने में करवा ली जाएगी। तो आप लोग भी ना ये मान चलो कि अप्रैल 2025 में आपकी जो एग्ज़ाम है ये परीक्षा करवा ली जाएगी। तो आप लोग इस पर बिल्कुल जो है संशय ना करें और मुझे लग रहा है बस इस पर ठप्पा लगना बाकी है। वैसे भी परीक्षा में बहुत अधिक विलम्ब हो चुका है, तो अब ये परीक्षा शीघ्र से शीघ्रतम करवाने का प्रयास शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा किया जाएगा, ये बिल्कुल लाजमी है। तो आप लोग ये मान के बिल्कुल चलें कि अप्रैल में आपको परीक्षा देनी है। अप्रैल के पहले और दूसरे सप्ताह में, पहले सप्ताह में TGT की परीक्षा और दूसरे सप्ताह में PGT की परीक्षा आपको देनी है। ऑफिशियल नोटिस आने दीजिए, लेकिन आप लोग अपना काम करते रहिए क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम बचा है। 2025 में अगर आप सफल होना ही चाहते हैं तो आपको नोटिफिकेशन का नहीं, अपने सिलेबस को देखना चाहिए कि क्या आपने सिलेबस पूरा कर लिया है।
वैसे भी तैयारी कैसे की जाती है इस पर समय समय पर मैं आपको गाइडलाइंस यहाँ पर देता रहता हूँ कि कैसे आप तैयारी करेंगे, इसके लिए मार्गदर्शित मैं आपको करता रहता हूँ। फिलहाल अगर आप अब पहली बार हैं और आपने ये वीडियोस नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाकर अभी से वॉच करके अपनी तैयारी अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। और देखो कई बार ऐसा भी होता है ना कि आपकी जो तकदीर होती है वो भी आपके आड़े आ जाती है। हालांकि ये काम कोई दूसरा करता है लेकिन भुगतना अभ्यर्थी को पड़ता है, आपको पड़ता है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो दूसरी वेटिंग लिस्ट आई थी उसमें कुल मिला के देखा जाए तो 45 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी नियुक्तियां फंस गई हैं। मामला यहाँ पर अंग्रेजी विषय का है। अंग्रेजी में जो लोग चुने गए हैं उनका जो है अंग्रेजी लिटरेचर होना चाहिए था, उनका विषय जो था, लेकिन मार्कशीट में केवल अंग्रेजी विषय लिखा हुआ है, मतलब केवल अंग्रेजी लिखा हुआ है, अंग्रेजी लिटरेचर नहीं लिखा हुआ है। और इसकी वजह से फ़िलहाल उनकी जो नियुक्ति है वो प्रभावित हो रही है, उनको नियुक्ति नहीं दी गई है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि स्नातक में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य से पढ़ाई तो की है लेकिन उनकी मार्कशीट में अंग्रेजी केवल लिखा हुआ है। ऑनलाइन विद्यालय आवंटन के दौरान आवेदन करने पर इन अभ्यर्थियों के नाम प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। जो 45 अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं उनमें 27 पुरुष हैं और 18 महिलाएं हैं। तो अब ये जो अभ्यर्थी हैं ये दर दर भटक रहे हैं, कभी आयोग तो कभी विश्वविद्यालय। और यहाँ पर विश्वविद्यालय ने हालांकि एक पत्र भी जारी कर दिया था और उसमें लिखा गया था कि जैसे यहाँ पर लिखिए कि अंग्रेजी और अंग्रेजी साहित्य के विषय पढ़ाई की है। प्रिया ने सचिव को लिखे पत्र में बताया कि अब वह माध्यमिक शिक्षा विभाग और आयोग के चक्कर लगा रही हैं लेकिन कहीं से भी उचित जवाब नहीं मिला है। इसी तरह महिला अभ्यर्थी तनु चौधरी ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है और इसमें विश्वविद्यालय ने प्रमाणित किया है कि तनु ने स्नातक में अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई की है और इस विषय के सभी हिस्से जैसे कि प्रोज, पोएट्री, फिक्शन, ड्रामा, मेजर, लिटरेरी मूवमेंट, लिटरेरी फॉर्म्स का अध्ययन किया है। इसके बावजूद तनु ऑनलाइन नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकी क्योंकि मार्कशीट के विषय में केवल अंग्रेजी लिखा हुआ है। तो मतलब ये दिक्कत आ रही है कि विषय का नाम पूरा नहीं है और अब अंतिम चरण में आकर जो नियुक्ति है वो फंस रही है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपके विषय का नाम अगर सही से अंकित नहीं है तो उसको समय से आप लोग पूरा करवा लें, क्योंकि आगे फिर एक LT की शिक्षक भर्ती आने वाली है और उसमें इस प्रकार की जो पेचीदगी है वो फंस सकती है। फिलहाल जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 3 नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं और इनमें अब स्टाफ की भर्ती बहुत ही जल्द की जाएगी। तो यहाँ पर जो 3 नए विश्वविद्यालय हैं, एक तो बलरामपुर में है, नाम होगा माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय। दूसरा है आपका मिर्ज़ापुर में, नाम होगा माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय। और तीसरा मुरादाबाद में है, गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय। तो इनमें अब क्या होगा कि जो मतलब शिक्षणेतर और शिक्षक कार्य से संबंधित जो यहाँ पर कर्मचारी होंगे उनकी नियुक्तियाँ की जाएंगी। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि निर्माणाधीन विश्वविद्यालयों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले महाविद्यालयों की संबद्धता की औपचारिकता से जुड़ी कार्रवाई जल्द पूरी की जाए। निर्माणाधीन विश्वविद्यालयों के कुलपति अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक करें और उनका भी सहयोग लें। और अब यहाँ पर बात की जा रही है कि जो तीनों राज्य विश्वविद्यालय हैं उसमें परीक्षा नियंत्रक समेत 42 पदों पर भर्ती का जो आदेश जारी कर दिया गया है और ये जो भर्ती होगी ये UPSSC के माध्यम से की जाएगी। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि तीनों विश्वविद्यालयों में एक एक परीक्षा नियंत्रक, उप कुल सचिव, सहायक कुल सचिव, सहायक लेखाकार, 3 आशु लिपिक, 6 कनिष्ठ सहायक, एक स्टोर कीपर, कुल 42 पदों पर सीधी भर्ती पदोन्नति और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भरे जाएंगे। साथ ही आउटसोर्सिंग से 3 कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर, 5 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी रखे जाएंगे। तो फिलहाल कुछ नई यहाँ पर वैकेंसीज भी क्रिएट हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं और देखो अब महाकुंभ बहुत ही निकट है और महाकुंभ के लिए रेलवे ने भी आवागमन के लिए पूरी तैयारियां की हुई हैं। अब जो जनरल टिकट आप लेते हैं ना, तो जनरल टिकट के लिए यहाँ पर मान लेते हैं कि आपने जनरल का टिकट ले लिया रेलवे का, लेकिन आप यात्रा नहीं कर पाए या नहीं जा पाए तो 6 घंटे के अंदर रिफंड ले सकते हैं। पहले ये नियम 3 घंटे के अंदर तक का था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 6 घंटे कर दिया गया है। और ये भी है कि जनरल टिकट अब 15 दिन पहले भी आप बुक कर सकते हैं। पहले ये 3 दिन पहले होता था, लेकिन अब 15 दिन पहले भी आप अपना जो जनरल टिकट है उसे बुक कर सकते हैं और यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो 6 घंटे के अंदर आप अपना जो रिफंड है उसको भी ले सकते हैं। तो जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग इस महाकुंभ में शामिल होंगे। आखिरकार 12 वर्षों के बाद ये आयोजन होता है और अब जो युवा हैं 12 साल के बाद हो सकता है कि वृद्ध हो जाएं, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर बीपीएससी के बारे में बात करते हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने ट्रेनें रोकी, यातायात किया जाम, बिहार मुख्य सचिव से मिले छात्र, नहीं बनी बात, आंदोलन जारी। तो खबर यहाँ पर यह है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो ट्रेनें रोक रहे हैं और जगह जगह उन्होंने यातायात भी जाम किया है। और उन्होंने कहा है कि फिलहाल जब तक दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा नहीं होती है उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब यहाँ पर कई सारी ट्रेनें रोकी गई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन अभ्यर्थी अभी भी डटे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम पूरा होना चाहिए, सिर्फ एक केंद्र का नहीं। मतलब यानी कि ये जो पूरी परीक्षा है, ये पूरी परीक्षा दोबारा से कराई जाने के बारे में यहाँ पर मांग की जा रही है। और रही बात फ्रेंड्स की अब 2024 का ये आज अंतिम दिन है, तो आपको बताना चाहेंगे कि मोबाइल फ़ोन जो कि हमारी आपकी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, तो सबसे ज़्यादा फ़ोन कौन सा बिका 2024 में और उम्मीद क्या है 2025 में। तो देखो जो थोड़े से ना हाई फाई फ़ोन माने जाते हैं, आईफोन और सैमसंग वगैरह, तो जैसे कि सैमसंग का जो एस सीरीज होता है वो सबसे अच्छा फ़ोन माना जाता है एंड्रॉयड में। इसके बाद आईफोन तो आप लोग जानते ही हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बिका है ना वो आईफोन 15 बिका, यानी कि जो आईफोन 15 है आपका, ये सबसे ज़्यादा बिका 2024 में, जो मतलब प्रीमियम फ़ोन होते हैं उसमें। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बिक रहा है फ़ोन एंड्रॉयड में, तो उसमें प्रीमियम कैटेगरी में सैमसंग का जो आपका एस सीरीज है, ख़ासतौर से S23 और S24 बिका है। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ोन हैं जो कि काफ़ी बिक रहे हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सेल हुआ फ़ोन वो ये है कि ये जो फ़ोन है इनकी कीमत 10 से 15 हज़ार के बीच में है। मतलब 81% लोगों ने यही फ़ोन ख़रीदा है। और ये जो फ़ोन बिके हैं इनकी कीमत 10,000 से लेकर 15,000 रुपये के बीच में थी, यानी कि बजट फ़ोन जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। तो उनमें भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिस्ट दी गई है, लिस्ट ऑफ द बेस्ट सेलिंग मोबाइल फ़ोन्स। नवंबर में सबसे ज़्यादा जो फ़ोन बिके हैं, तो प्रीमियम फ़ोन भी इसमें शामिल हैं और कुछ बजट फ़ोन भी इसमें शामिल हैं, जैसे कि OnePlus Nord CE3 5G ये टॉप पर बना हुआ है। Realme Narzo 70 Pro 5G ये दूसरे नंबर पर है। iQOO Z9X 5G तीसरे नंबर पर है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपका जो ये नोकिया का भी एक फ़ोन आया हुआ है, नोकिया ऑल न्यू 105 सिंगल सिम कीपैड फ़ोन, ये भी खूब बिके हैं भाई साहब। मतलब जो बेसिक फ़ोन होता है ना कीपैड वाला, ये भी खूब बिका। इसके अलावा रेडमी का 13C फ़ोन जो कि 10,000 के नीचे ही है, ये भी खूब बिक रहा है। और M05 सैमसंग का, तो ये सारे फ़ोन बहुत ही अंदर मतलब कि 10,000 के नीचे ही मिल जाते हैं। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट है एंड्रॉयड की, जो कि नवंबर में ये सारे फ़ोन सबसे ज़्यादा पसंद किए गए और बिके। कमाल की बात यहाँ पर ये है ना कि नोकिया का ये जो कीपैड वाला फ़ोन है 105 नंबर, ये खूब बिक रहा है। ये सिंगल सिम का होता है, केवल एक सिम लगता है, लेकिन बिका खूब है ये। ठीक है, तो सारी जानकारी है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर और RO की तैयारी करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि प्रतिदिन इसका कम से कम 15 से 20 या 30 प्रश्नों का जो मॉक टेस्ट है उसको लगाएं, जो कि बिल्कुल फ्री में है, तो आप नया चैनल जो आपका है, हालांकि नया नहीं है, 1 साल पहले ही मैंने इसे क्रिएट किया था और अब तक लगभग 300 से ज़्यादा वीडियोज़ मैं इस पर अपलोड कर चुका हूँ। नाम है ओनली GS मास्टर क्लास। तो आप लोग उसको सर्च कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।